अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। मैं हूं आदिल निज़ामी। पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम इस्लामाबाद पर हैं, इस्लामाबाद अकॉर्ड पर हैं। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पाकिस्तान के रास्ते में हैं, रवां दवा हैं। उनकी क़यादत में डेलीगेशन ऑन द अदर साइड ईरानी डेलीगेशन किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुँच सकता है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जितना नुकसान हुआ 40 रोज़ा जंग की वजह से पूरी दुनिया ने इस टाइम उम्मीदें लगा रखी हैं इस्लामाबाद अकॉर्ड से। हाई रिस्क ये कह लें कि सिचुएशन है जिसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से वक्त बहुत कम है, एग्रीमेंट करना है, टास्क बहुत बड़ा है। ऑन द अदर साइड हम बात कर लें, पाकिस्तान ने सालसी की तौर पर जिस तरह एक्टिव हुआ, 40 रोज़ा जंग जो है उसको पाकिस्तान ने उसमें सीज़ फायर करवाया 2 हफ्तों के लिए। और अब ये इस उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सालसी के अंदर ही एक बाकायदा एग्रीमेंट जो है वो तय पा जाएगा, एक बाकायदा तौर पर मुआहदा हो जाएगा। कई डेकेड से हम देख रहे हैं ईरान का मसला, डिफरेंट की सेंक्शंस थी उसके ऊपर, बिला आखिर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर पहले जून के महीने में अटैक किया और इस बार दूसरी बार ईरान के ऊपर अटैक होता है। वहाँ पर आयतुल्ला शहीद हो गए, बहुत से इंस्टॉलेशन जो है उनको निशाना बनाया गया, वहाँ पर कई आला शख्सियात जो हैं उनका खात्मा किया गया। और ईरान की जानिब से भी जिस तरह रिटेलिएट किया गया, आपने देखा कि इसराइल को किस तरह टारगेट किया गया। और साथ साथ जो अरब ममालिक हैं जहाँ पर अमरीकी असासे मौजूद थे, अमेरिकन इंस्टॉलेशन मौजूद थी, उनको भी कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। आपने हुर्मुज़ बंद कर दी गई जिसके असरात पूरी दुनिया ने फेस किए हैं। बिलाखिर सीज़ फायर हुआ 2 हफ्तों का और अब बाकायदा तौर पर दोनों जानिब, दोनों वफूद जो हैं वो रात गए या सुबह सवेरे पाकिस्तान पहुँचेंगे, आमने सामने बैठेंगे। और ये कह लें कि हाई रिस्क इस टाइम ये सिचुएशन है और हाई स्टेक्स हैं। इसी सिचुएशन रूम में इस पर हम जरा बात कर लेते हैं। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कमर चीमा, इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं। अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे गहरी नज़र रखते हैं। और साथ साथ मसूद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक एम्बेसडर हैं। आप तमाम मेहमानों को हम इस ट्रांसमिशन में, सिचुएशन रूम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। जिस तरह आपने देखा पाकिस्तान बिला आखिर दोनों जानिब को कुछ ना कुछ अपनी मैक्सिमम जो पोजीशन थी उसको नीचे लेकर आया, मुज़ाकरात का आगाज़। अब इस्लामाबाद अकॉर्ड और इस्लामाबाद की जानिब दुनिया की नज़रें हैं, क्या देख रहे हैं? दोनों जानिब अदम इत्माद भी है, दोनों जानिब बहुत सारे खदशात भी हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान की सालसी में ये कंट्रीज़ बैठने को तैयार हो गई। शुक्रिया। देखिए, ये जो मिसट्रस्ट है या ये जो ईरान और अमेरिका और इजराइल के मामलात खराब हैं, ये को आज से तो नहीं, ये 40-50 साल से आप देख रहे हैं कि किस तरह जब से ईरान के अंदर ये मौजूदा रजीम है और तब से ये रेवोल्यूशन के बाद चीजें ठीक नहीं है। तो हम इसको ये तो नहीं कि हम समझ सकते कि एक रात में पाकिस्तान या 2 दिनों में पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान ने, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि एक एग्जिट रूट दिया दोनों को। और ईरान और अमेरिका जो है वो वो जिसे कहते हैं ना, नैरेटिव की जंग लड़ रहे थे और दोनों जो है वो ऑन ग्राउंड भी लड़ रहे थे। तो यहाँ से एग्जिट हमने दिया है, अब दोनों को स्पेस मिली है, एटलीस्ट बिठाया है, टेबल पे बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं वो तो बड़ी मॉडेस्ट हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारी बात है, बहुत कुछ सोच लगा के बैठी हुई है। मेरी अपनी जाती राय भी ये है कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इन स्टॉक्स में इन्वॉल्व हैं, तो लगता तो ये है कि बहुत सारी चीजें जो है वो पहले तैयार हो गई हैं। अभी मैं देख रहा था कि कुछ ईरानी लीडरशिप के जो बयानात आ रहे हैं, बहुत दफा ऐसे बयानात जो है वो पब्लिक पोस्टरिंग के लिए भी होते हैं कि जी पहले हमारे पैसे रिलीज किए जाएं, पहले ये कंडीशन वो कंडीशन। दूसरा ये है कि टॉक्स तो होंगी इस्लामाबाद ये के तो दोनों जानिब से है ना। ट्रंप एक साइड पर उम्मीद का इज़हार कर रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं कामयाब हो जाएंगे, ऑन द अदर साइड साथ साथ थ्रेट भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं कि अमेरिकन प्रेजेंस मौजूद है, जो उनकी मिलिट्री है रिफ्रेश हो गई है, नई कुमक आ गई है, इस तरह की बातें तो वो भी कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों साइड से सारी बात है, ये बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन असल चीज ये है कि टेबल पे बैठ रहे हैं, ये सबसे बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, उम्मीद वाली चीज है। दूसरी चीज ये है कि कितनी चीजें, क्या कुछ लेके निकलते हैं। क्या ये होता है कि सीज फायर अगर 15 दिन का है तो उसको 1.5 महीने पे, 2 महीने पे लेके जाया जाता है। ये अगर ये सिनेरियो बनता है, इस दौरान और टाइम मिलेगा ज्यादा बात करने का। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो आउटकम ऐसा जरूर आएगा जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। देखिए, इस वक्त दुनिया को चाहिए स्टेबिलिटी। लोग चाहते हैं कि जी स्टेट ऑफ हार्मोस से
ट्रैफिक गुजरे। ईरान चाहता है जी कि उसके ऊपर दोबारा हमला ना हो। ईरान चाहता है कि जो उसके साथ ज्यादती हुई है वो एड्रेस हो। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें जो है, जब आप टेबल पे बैठ गए हैं तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन उम्मीदें भी बहुत ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये 40-50 साल के जो मिसट्रस्ट है, ये चैलेंजेस हैं, ये 1-2 दिन में हम पाकिस्तान तो ये सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन एक माहौल जरूर मिल लेकिन गया चले पाकिस्तान ने एक उम्मीदें एनवायरनमेंट बढ़ क्रिएट गई कर हैं। दिया और एक जो दोनों अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों कंट्रीज अपने मौजूद थे और किस तरह मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर स्टैंड कर रहे थे और एक रिजिड रवैया जो है वो अख्तियार किए हुए थे। तो पाकिस्तान उसको थोड़ा कूल डाउन करके पहले सीज फायर करवा दिया और देर पा अमन की जो कोशिशें हैं। ठीक है, एम्बेसडर साहब, मसूद साहब, ये बता दें कि जो अभी तक डेलीगेशन जो है, जो मरकजी शख्सियात हैं, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं और अराक्ची साहब और कालीबाफ साहब हैं, वो अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे। तो किस तरह से डिप्लोमेटिकली इस तरह के एग्रीमेंट जो हैं वो तरतीब पाते हैं? बैक चैनल क्या कुछ हो रहा होता है? क्या कहीं ना कहीं वफूद इस टाइम मिल रहे होंगे? कुछ ना कुछ ड्राफ्ट जो है वो तैयारी होगी, शख्सियात जब आएंगी शेक हैंड होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं सिग्नेचर होंगे, फोटो सेशन होगा? जी शुक्रिया। ये तो नहीं हमें पता कि शेक हैंड होगा ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस के दरमियान के नहीं। लेकिन देखिए, ये बात मैं कमर चीमा साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि इतने पुराने तनाज़ात हैं और बहुत ही ज्यादा गहरा जो है वो मिसट्रस्ट है, बदएतमादी बहुत ज्यादा है। और इस वॉर के बाद 40 दिन का जो ये मार्का रहा है, इसके बाद तो ये बदएतमादी जो है बहुत ज्यादा बड़ी है। और ये कि दोनों साइड की जो पोजीशंस है वो मैक्सिमलिस्ट हैं, वो जो डिमांड्स हैं दोनों साइड की वो काफी, यानी कि आप ये कहें कि बार्गेनिंग में ये हो सकता है कि 2-4 पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो जाए, कोई अरेंजमेंट हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दिस इज पॉसिबल। और ये कि आउटकम हो सकती है, आउटकम ये भी हो सकती है कि सीज फायर जो है वो एक्सटेंड हो जाए, टाइम दिया जाए, स्पेस दी जाए मजीद बातचीत की, क्योंकि ये जिस किस्म के मुतालबात हैं दोनों साइड के वो एकदम तो होने लगे ना, यानी कि ना ईरान ने मानना है ना अमेरिका ने मानना है। मसलन उसमें से एक मुतालबा ये है कि अमेरिका जो है अपनी बेसिस वहां से विड्रॉ कर ले मिडिल ईस्ट से। तो भाई वो अभी तो वो नहीं होने लगा, और अगर होगा भी तो वो तो जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं गल्फ के उनकी रजामंदी से होगा, तो उसके बगैर तो नहीं होगा। तो ये कोई क्विक फिक्स तो नहीं है। तो इस किस्म की चीजें हैं, इस पे वो नहीं होगा। और एक लिहाज ये भी है कि पब्लिक क्वेश्चन भी होती है, क्योंकि ईरान में भी ईरानी अवाम ये तो नहीं चाहेंगे कि उनकी जो यहाँ जो आ रहे हैं टॉक्स पे हिस्सा लेने के लिए उनका डेलीगेशन वो कमज़ोर नजर आए या वो नरम रवैया अख्तियार करें, क्योंकि ईरान के साथ तो भारत ज्यादती हुई है और ईरानी अवाम भी ये समझते हैं कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी समझती है। तो ईरानी हुकूमत, ईरानी डेलीगेशन कोई सॉफ्ट लाइन नहीं ले सकता। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ख्याल ये कि दोनों चाह रहे हैं कि एक उनको एक सेफ एग्जिट मिल जाए। वॉर फटीग है, डेफिनेटली है। मेरा ख्याल है अमेरिका की साइड पे ज्यादा है, क्योंकि वहां से ब्लस्टर बहुत है उस साइड से। अभी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फिर धमकी दी है कि ईरान के पास तो कोई कार्ड्स ही नहीं है बातचीत के लिए, और अगर वो नहीं माने तो हम जो है दोबारा शिद्दत से हमला करेंगे। भाई बात यह है कि आप डिक्टेशन दे के तो नहीं बात बनवा सकते, क्योंकि ईरान तो ऐसे कैपिचुलेट नहीं करेगा। ईरान ने इतनी बहादुरी से मुकाबला किया दो बड़ी ताकतों का, यानी कि सुपर पावर का, उसके बाद जो इजराइल जो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है उसका। तो ये कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मतलब ये आप कह रहे हैं कि ट्रम्प के बयानात अपनी जगह के, ईरान के पास कोई कार्ड नहीं है, लेकिन बिला आखिर अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं बैठने पर आमादा हुआ। पाकिस्तान ने और दो कोशिशें की, लेकिन जो अहदाफ लेकर आए थे वो बाज़ाहिर नज़र नहीं आया कि अमेरिकन या इजराइल मिलकर उसको पूरा कर सकें, उनको हासिल करने में कामयाब हुए। अहमद, ये बताएं कि क्या आपको क्या तवक्कुआत हैं, कल दोनों साइड्स मिलेंगी, क्या लगता है कि 10 निकात जिन पर बात हो रही है, कहाँ पर आकर एग्रीमेंट हो जाएगा? कौन से निकात ऐसे हैं जिस पर दोनों साइड जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं होगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बात की है, 70-80 साल पुरानी जो लड़ाई है, जो डिस्ट्रस्ट है, वो ओवरनाइट तो ख़त्म नहीं हो सकता। दूसरा, मैं जब से ये जंग शुरू हुई है उसके बाद से पीस और नेगोशिएशंस की बात हो रही है, सीज़ फायर की बात हो रही है, डिप्लोमेसी की बात हो रही है। को कहा जाता है कि दो मुल्क लड़ रहे हैं आपस में, उनकी जंग रुकवा देना, ये वो उस तरह की सीज़ फायर नहीं है। ये आम जो डी एस्केलेशन होती है ये वो भी नहीं है। ये जो बातचीत चल रही है, इट इज़ डी एस्केलेशन एंड बियॉन्ड।
जब ईरान ये बात करता है कि मुझे सस्टेनेबल पीस चाहिए, तो ईरान एक नई सिक्योरिटी गारंटी, एक नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात करता है। और उस लिहाज से जो ये निगोसिएशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और इसकी डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा, ये एक लंबा और लेंथी प्रोसेस है। लेकिन इस जो फेज़, इस जो पहला फेज़ जिसमें इस वक्त हम एंटर कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो एक्टर्स हैं उनकी कोशिश ये होगी कि वो अपनी डायरेक्शन को सेट करें। दूसरी बात यह है कि नेगोशिएशंस जो हैं, हर नेगोशिएशन की तरह इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आइदर वे कामयाब होने की या नाकाम होने की, वो दोनों मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है कि 100% प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ की, लेकिन एक फैक्चुअल चीज़ जो ग्राउंड के ऊपर जो ट्रेजेक्ट्री है डिप्लोमेटिक, उसको अगर आप देखें तो पिछले अब से 2 दिन पहले एक पोस्ट की गई कि द सिविलाइजेशन विल एंड, और विद इन 2 डेज सारी जो वॉरिंग पार्टीज़ हैं जो वो निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर मौजूद हैं, इटसेल्फ ये शो करता है इंटेंट के दोनों पार्टीज ये चाहती हैं कि जंग बंद हो। दूसरा, अगर आप हिस्टोरिकल एनालिसिस करें, जो हिस्टोरिकल एनालिसिस देखा गया है इस तरह के जंग के दौरान जब एक दफ़ा सीज फायर हो जाता है तो उसके बाद मुल्कों का दोबारा इमीडिएटली एक दूसरे पे अटैक करना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू कि आप थोड़े अरसे के लिए सीज फायर और आप एक सस्टेनेबल पीस की तरफ चले जाएं। सो अगर आप हिस्टोरिकल फैक्चुअल एनालिसिस करें तो आई एम वेरी होपफुल कि ये निगोसिएशंस जो हैं ये दीज निगोसिएशंस विल बियर फ्रूट। लेकिन क्या ये बात कि बिल्कुल 100% निगोसिएशंस कामयाब होंगी, तो वो शायद मैं ना कह सकूं। दूसरी जो आपने बात की है कि जो 10 पॉइंट्स हैं, देखिए जब निगोसिएशंस ओपन अप होंगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको, क्योंकि अभी सारे मैक्सिमलिस्टिक पोजीशंस लेके टेबल के ऊपर बैठेंगे, हर मुल्क चाहेगा कि वो मैक्सिमलिस्टिक पोजीशन से बात करें। आमतौर पर निगोसिएशंस में ऐसे ही होता है, बहुत कम चांसेस में बहुत सीरियस प्लेयर्स अगर इन्वॉल्व हों तो वो फिर बड़ी रियलिस्टिक पोजीशन लेके बैठते हैं, लेकिन 98% ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता है कि मैक्सिमलिस्टिक पोजीशंस होती हैं। फिर बैक एंड फोर्थ बातचीत होती है, तो उसके बाद मामले का पता चलता है कि क्या आउटकम है जो यहां से लेके जाए जा सकते हैं, क्या छोड़े जा सकते हैं। सो वो जब निगोसिएशन शुरू होंगी उसी के बाद बात हो सकती है। लेकिन एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक ईरान की डिमांड्स की बात है, और वो है सैंक्शंस। ईरान सैंक्शंस पे कॉम्प्रोमाइज मेरा ख्याल है नहीं करेगा, वो सैंक्शंस हटाने के ऊपर ही बात करे। ठीक है, लेकिन आप जो मुज़ाकरात का लेवल है, उधर से वाइस प्रेसिडेंट हैं, उधर से पार्लियामान के स्पीकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, इससे ऊपर तो फिर प्रेसिडेंट लेवल ही रह जाएगा। चीमा साहब, मतलब कि दोनों साइड से आला क़यादतें जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं, आमने सामने बैठेंगी, तो आपको क्या निकलता नज़र आ रहा है कि आप जिस तरह कह दिया अहमद ने कि ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, बड़ा पुराना कन्फ्लिक्ट है ये, बड़ा पुराना कई दहाइयों पर मुहित है पूरा मसला जो है, तो एक रात में कुछ नहीं होगा, तो कल क्या हो सकता है, इसके आगे कितने दौर होंगे फिर, मतलब क्या आप देख रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं? जी देखिए, क्या हो सकता है, क्या कैसे चीजें चलेंगी, मुझे लगता है कि जो डिमांड्स हैं वो बहुत, जैसे ना जो पॉइंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिकन कहते हैं कि जी यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करें, मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करें, फॉर एग्जांपल आप जो है रीजनल जो ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट बंद कर दें, तो ये ईरान कैसे चलेगा आगे? और ये तो ईरान जो है वो इन ग्रुप्स के बगैर तो ईरान चल ही नहीं सकता। तो ईरान वो फिर दूसरा ये है कि जी जो नेविगेशन है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की, अब फॉर एग्जांपल ईरान को अभी तो पता चला है कि उसका असर व सूख कितना है, वो तो सारा टाइम न्यूक्लियर के ऊपर डिस्कशन हुई, असल तो डेटरेंस ईरान की जो है वो स्टेट ऑफ हार्मोज में आई है कि भाई यहां से मेरा कंट्रोल तो इस इलाके पे है। तो वो आज भी देखे ना, वो कह रहे हैं जी एक सेफ पैसेज हम देते हैं तमाम इंटरनेशनल कार्गो को, वो यहाँ से गुजर जाए, बाकी जो इलाके हैं वहां पे अपने माइंस लगाई हुई हैं, तो उन्होंने तो फिर भी अपना एक कंट्रोल तो रखा हुआ है। तो मुझे लगता ये है कि कोई लंबी चौड़ी कंसेशंस नहीं मिलनी, सिर्फ ये सीज फायर ने ही आगे जाना है, और बस यहीं से चीजें जो है वो ये मिसट्रस्ट के साथ ही बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। यानी कि मिसट्रस्ट रहेगा, कोई लंबी चौड़े शायद कंक्लूजन भी ना हो, लेकिन कोई लंबा टाइम मिल जाएगा इस सीज फायर को, जो कि हो सकता है अगला महीना 1.5-2 हो। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि आप देखिए ना जो यूरेनियम एनरिचमेंट का मसला है, ये तो ईरान एग्री कर गया था जिनीवा के अंदर, तो ईरान का जितना नुकसान हो गया है, अब उस नुकसान के बाद ईरान उस चीज को क्यों मानेगा? तो ईरान की पोजीशन भी इस हवाले से ये है कि ईरान आज ने अपना नुकसान तो बहुत करवाया है, लेकिन ईरान मजबूत पोजीशन में है। ट्रंप साहब अभी भी कह रहे थे कि जनाब उनके पास कोई कार्ड्स नहीं है, तो ये और गुस्से में लग रहे हैं, वो जारी बात है, वो गालिबाफ साहब की कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो पॉइंट ये है कि ये डिपेंड करता है कि अगर जो ईरानी लीडरशिप आती है, अगर वो समझते हैं कि वो एक हार्ड लाइन लेते हैं
तो फिर तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये पब्लिक पोस्टरिंग कर रहे हैं तो समझ में आता है, और जब टेबल पे जाएंगे तो एक्चुअली ईरान का सबसे बड़ा जो मसला है वो तो ये है कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला ना किया जाए। उसकी जो इंटरनेशनल लॉ ठीक है, जो कहता है कि वो उसकी गारंटीज की जो बात है चीमा साहब, वो मतलब कौन देगा? जून में हुआ, उसके बाद चीजें खत्म हुई, अब दोबारा से एक दूसरी बार जो है अटैक करता है अमेरिका और इजराइल, तो गारंटीज कौन दे सकता है इसकी? मसूद साहब, गारंटीज के लिए कहीं ना कहीं चले बैठकर बातचीत हो जाए, कुछ निकात ऐसे हो जिसके ऊपर दोनों साइड जो राजी भी हो जाएं, लेकिन एक बड़ा मसला इससे चीमा साहब फरमा रहे हैं कि गारंटी देना ये कि दोबारा कभी अमेरिका और इजराइल अटैक नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, सैंक्शंस अपनी जगह, आपने हुर्मुज़ का मामला अपनी जगह, लेकिन दोबारा से अटैक ना हो, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? देखिए, जो भी एग्रीमेंट होगा वो गिव एंड टेक बेसिस पे होगा। ना ईरान की पूरी बात मानी जाएगी, ना अमेरिका की पूरी बात मानी जाएगी, लेकिन दोनों साइड जो है वो इंटरेस्टेड हैं कि सीज फायर प्रोलॉन्ग हो, दोबारा हॉस्टिलिटीज ना हो। ये अच्छा, इसमें एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म का जो है वो प्रोसेस होगा नेगोशिएशंस का। लेकिन एक चीज देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए। अभी सिल्वर लाइनिंग ये है कि इस दफा ट्रम्प साहब ने जेडी वांस को जो है वो लीडर बनाया डेलीगेशन का। नहीं तो पहले तो वो उसको विटकॉफ को, दूसरे जैरेड कुश्नर को जो है नेगोशिएशन से भेजते रहे। तो ये क्या इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन ये है कि जो वांस हैं उनका जो है ही हैज अ लेस हॉकिश स्टांस टुवर्ड्स ईरान, यानी कि वो तो शुरू में वो ईरान के ऊपर, ईरान के साथ वॉर के भी मुखालिफ थे, और फिर ये कि इनको ये कंटेंडर भी हैं। अब ये जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा सदारती, उसमें इनका मुकाबला जो उम्मीद है रिपब्लिकन साइड से वो रूबियो से होगा। तो अगर ये यहाँ से कुछ ले जा सकें, और ट्रम्प साहब ने भी उनको गाइडलाइन यही दी है बकौल उनके कि जी आप कोशिश करें कि कोई कुछ ना कुछ मामला तय हो, ये वांस ने कहा है अभी आने से पहले। तो पॉइंट ये है कि अगर ये यहाँ से कुछ ले जा सकते हैं, वो ले जाते हैं ईरानियन से कुछ के कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो दैट्स अ पर्सनल गेन आल्सो फॉर हिम एंड आल्सो फॉर पीस। लेकिन इसमें यह है कि गारंटी कौन देगा? गारंटी तो देखिए जी, गारंटी तो ये हो सकता है कि अभी आपने देखा कि ब्रिटेन ने 35-40 ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाई है टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। फिर आज बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आया है सारे ये वेस्टर्न पावर्स की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जापान की तरफ से, जिसमें दोबारा उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की है कि इसके सेफ नेविगेशन। तो ये ईरान और ओमान का दोनों का जो है ना, वो दे आर एट माउथ ऑफ दिस स्ट्रेट, तो वो दोनों ही इन्वॉल्व पार्टीज है। इसीलिए ईरान ने इंटेलिजेंटली ओमान के साथ बातचीत शुरू कर दी है कि यहाँ एक जॉइंट मैकेनिज्म हम बनाए दोनों ममालिक, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल प्लेयर शामिल होंगे। ये नेविगेशन रुक नहीं सकती। ये ईरान के पास एक टेम्पररी लीवर है, वो इसको ब्लॉक नहीं कर सकता, वो तो दुनिया सारी खिलाफ हो जाएगी उसकी। और अब ईरान ने भी मेरे ख्याल जांच लिया होगा कि इतना आसान नहीं है। अगर ईरान ने अपने ताल्लुकात जो हैं, क्योंकि जोग्राफी तो वही रहेगी, जोग्राफी तो चेंज नहीं हो रही, अगर अपने ताल्लुकात गल्फ कंट्रीज के साथ ठीक करने हैं जो कि बहुत सख्त नाराज है ईरान से, तो ईरान को भी कोशिशें करनी होगी। अब गारंटी कौन देता है? गारंटी मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स, ये देंगे किसी किस्म की गारंटी। इसको आप लीगल कवर दे सकते हैं थ्रू ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जिसमें ये होता है कि वो प्रेशर आ जाता है, मॉरल प्रेशर भी आ जाता है। अगर सारी ताकतें, बाकी ताकतें शामिल हैं और उसमें एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट होती है, अमेरिका उसमें जाहिर बात है अमेरिका के रजामंदी के बगैर तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगी, तो वो भी एक राइडर बन जाएगा अमेरिका के ऊपर कि वो। अच्छा, एक और भी है सिल्वर लाइनिंग, वो कहते हैं कि ये जरा मैं फारिग हो लूँ ट्रम्प साहब, तो अभी दूसरी साइड पे हमने जाना है, तो उनका इशारा मेरा ख्याल है क्यूबा की तरफ है। तो वो चाह रहे हैं कि अब ये, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा मुखालफत है उनकी इस वॉर की, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी बड़ी लो है, उन्होंने उनको नवंबर का इलेक्शन में नजर आ रहा है, वो भी उन्होंने सामने रखना है, तो बड़ी चीजें हैं उनके पर्सनल उनकी पॉपुलैरिटी जो है 31% पे आ गई है, और मतलब बाकी चीज़ों में जिमी कार्टर या बाइडन से भी नीचे इस टाइम वो रेट हो रहे हैं। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो दोनों साइड से जो लीड कर रहे हैं इन मुज़ाकरात को, एक तो जेडी वैंस हैं और दूसरी साइड पे मोहम्मद बाकिर कालिबाफ होंगे, इन दोनों की जो प्रोफाइल्स हैं इसको डिस्कस करेंगे। दोनों के कितने मतलब नज़रियात और मामला, जिस तरह अभी बात करें जेडी वैंस ने, वो आगे चलकर उन्होंने यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं, और कालिबाफ साहब उनका एक पूरी हिस्ट्री है, IRGC में उन्होंने खिदमत सर अंजाम दे रखी है, एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत समझे जाते हैं। तो दोनों जानिब से डेलीगेशन इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिचुएशन रूम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप खुद तो अनपॉपुलर होते चले जा रहे हैं, बहुत सारी जो रेटिंग्स हैं, रैंकिंग्स हैं, वो उसमें अमरीकी जो माजी में सदूर रहे हैं उनमें निचले तरीन सतह पर वो रेट इस टाइम करते हुए नजर आ रहे हैं। अहमद, ये बताएं कि ट्रंप का तो मामला अपनी जगह, लेकिन जेडी वैंस को अगर हम देखें तो वो शुरू से इस जंग के खिलाफ थे, इसके हक में नहीं थे, बल्कि बहुत सी इस तरह की खबरें ये भी आई कि वो नेतन्याहू की डांट टपट करते रहे हैं, वो अब अनहैप्पी रहे हैं इस पूरी सूरत हाल से। अब वो लीड कर कर आ रहे हैं पाकिस्तान, अगर वो यहाँ से कुछ लिए बगैर लौटते हैं तो उनके लिए कितना कह लें कि उनकी पॉपुलैरिटी या उनका जो एक स्टांस था उसके लिए कितना डैमेजिंग होगा आगे चलकर, जिस तरह अभी पैनलिस्ट बता रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वो कैंडिडेट भी हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जो जहाँ तक जेडी वेंस की बात है, अमेरिका की इस स्टॉक को लेकर जब आप किसी भी मुल्क किसी नेगोशिएशन के लिए जाता है, उसमें उस स्टॉक की कामयाबी और कामयाबी के साथ साथ जो इंटेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमेरिका के पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस थी, बहुत सारे और लोग थे जिनको अमेरिका ने पोजीशन इस तरीके से किया हुआ था कि वो ईरान के लेकर एक बड़ा हार्ड लाइनिंग अप्रोच थी उनकी। अमेरिकन पार्लियामेंट के, अमेरिकन कैबिनेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के करीब तरीन थे वो लोग, और फिर उसमें से कुछ लोग थे जो बहुत अरसे से अपने आप को पोजीशन कर रहे थे एज अ गुड कॉप। जैसे आपने देखा कि राइजिंग जी, ये मेरे ख्याल से अहमद से हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हुआ है। चीमा साहब, ज़रा आप बता दें, जेडी वैंस जो हैं वो शुरू से उनका स्टांस था, वो जंग के हामी नहीं थे, अभी वो लीड कर कर आ रहे हैं, तो उनके लिए कितना ये इम्पोर्टेंट होगा पाकिस्तान से कामयाब लौटना? देखिए, जेडी वैंस आपको पता है जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो प्रेसिडेंट ट्रंप का मागा है उसका हिस्सा है, और वो बड़े खुद भी हार्डलाइनर हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह उन्होंने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ जब पहली दफा वो व्हाइट हाउस आए, जिस तरह उन्होंने बात की, तो वो सारी एक ही टीम है। लेकिन मुझे लगता है कि ये डेलिब्रेटली जेडी वैंस साहब को की जो टोन है वो थोड़ी सॉफ्ट रखी गई है। आपने शुरू में देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े टफ थे, फिर आपने देखा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो बड़े टफ थे, लेकिन वो कम आना शुरू हो गए मीडिया के ऊपर। तो ये बेसिकली मेरी जाती राय ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी और ये सारे जितने भी लोग पावर में हैं, ये सारे समझते हैं कि आइंदा भी तो रिपब्लिकन पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है, हमने इलेक्शन लड़ना है, तो कुछ ऐसे लोग हों जो थोड़ा से अपने आप को ऐसे महसूस करवाएं कि वो सारी पॉलिसीज पे बिलीव नहीं करते, तो कल कला को उनको इस्तेमाल भी करना है और उन्होंने इलेक्शंस में जाना है, सवालों के जवाब देने हैं। तो जो ट्रंप साहब की लेगेसी होगी उसको सारा तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, तो वो फिर अपनी एक पोजीशन रखेंगे कि मैंने इसको सपोर्ट नहीं किया था, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन इन रियलिटी तो ये सारे एक ही हैं। और ऐसे तो नहीं जेडी वैंस साहब को वाइस प्रेसिडेंट रखा गया। आपको पता है ट्रंप साहब के साथ रहते हुए 100% लॉयल्टी होती है, तो समहाउ ये एक पॉलिटिकल मैं समझता हूँ गेम प्लान है ट्रंप फैमिली का, और इन्होंने अपने करीब तरीन जो ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, और ये लंबा चौड़ा सोच के बैठे हुए हैं कि ये 4 साल तो हैं, तो सिर्फ ये तो नहीं है, आप आगे देखिएगा जो अगला इलेक्शन है वो इन्होंने आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी, रिलीजन, इन चीजों पे लड़ना है, और बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की इनकी अप्रोच होनी है, जैसे कि आपने इस जंग के दौरान भी देखा। तो जेडी वैंस साहब जो हैं वो आ रहे हैं, एक तो वो जारी बात है उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ईरान के हवाले से कोई लंबी चौड़ी सख्त बातें नहीं की हुई। दूसरा, ईरानियंस आते थे कोई ऐसा बंदा है जो क्रेडिबिलिटी अमेरिका की शो करे, क्योंकि जो 2 लोग पहले मुलाकातें करके जनीवा में चले गए थे, कुशनर साहब और स्टीव विटकॉफ साहब, वो समझते हैं कि वो उनको टेक्निकलिटीज नहीं पता। अभी भी जब वो न्यूक्लियर के हवाले से मुलाकातें होनी है, बातें होनी है, या इंटरनेशनल वाटर्स के हवाले से या नेविगेशन की बातें होनी है, तो पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो असिस्ट कर रहे हैं। मेरी इतला के मुताबिक शायद पाकिस्तान से भी कुछ लोग होंगे, पाकिस्तान भी हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा कि हम भी ऐसे एक्सपर्ट्स दें दोनों ममालिक को, या एटलीस्ट बैठे हों जो हम बातें करें वहां पे इंटरनेशनल नेविगेशन हो या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन या इस तरह की जो सिचुएशन के हवाले से, तो ये टेक्निकल टीम्स भी साथ आती हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो स्टीव विटकॉफ वगैरह को तो पता नहीं था ज्यादातर, तो इसलिए एक नया चेहरा लेके आया गया है वाइस प्रेसिडेंट की शक्ल में, ताकि ईरान का एक नया चेहरा भी है। और शायद जो पिछली बार मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात के दौरान ही अटैक हो जाता है ईरान के ऊपर, मसूद साहब इस बार ये देखा हमने कि ईरानियों की जानिब से भी ये एक विश थी उनकी
कि जेडी वैंस जो है वो डेलीगेशन में लाजमी शामिल हों। तो जेडी वैंस के लिए कितना ये मुश्किल होगा इसको पूरी चीज़ को आके पाकिस्तान में आके देखना, इस अकॉर्ड का पार्ट बनना एक ऐसे टाइम में कि जब उनका एक अलग से स्टांस था जंग को लेकर? ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है उनके लिए भी, अमेरिकन डेलीगेशन के लिए भी है। सो इज द केस विद ईरानियन डेलीगेशन। ये इतना आसान तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और ये अब देखें कि होता क्या है। वी हैव टू बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक मेरे ख्याल में। हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं रखनी चाहिए और बहुत ज्यादा होपलेस भी नहीं होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये कि सीज फायर जो है वो एक्सटेंड करने पे एग्रीमेंट हो जाएगा और बातचीत को आगे कंटिन्यू करने पे एग्रीमेंट हो जाएगा। और शायद ये भी इंडिकेशन मिले कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर इशू के ऊपर जो है मतलब तैयार है कंप्रोमाइज करने के लिए, कोई अरेंजमेंट यानी कि उस पर हो जाए। इस किस्म की भी शायद इंडिकेशन आ जाए। लेट्स सी। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो ये प्रायोरिटी देंगे कि भाई आप इसके ऊपर जो भी हैं, एक तरफ आपके मुतालबात हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी के मुतालबात हैं और पूरे गल्फ मिडल ईस्ट कंट्रीज के मुतालबात हैं। आप खुद ही देखिए ना कि सारे एशिया को तेल यहाँ से जा रहा है, हमें तो जो मिल ही रहा है मिल रहा है। इंडिया है इतनी बड़ी इकॉनमी, चाइना इतनी बड़ी इकॉनमी है, जापान है, कोरिया है, साउथ कोरिया, फिलीपींस है। ये जापान, कोरिया, फिलीपींस सारे अमेरिकन पार्टनर्स हैं, अमेरिकन अलाइज हैं। तो ये भी तो अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। गल्फ की तरफ से भी अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि भाई वी नीड स्टेबिलिटी इन दिस रीजन। सो ये प्रेशर ईरान के ऊपर भी आएगा। और बिल्कुल जाहिर बात है कि विटकॉफ और ये जो दूसरे हैं, जैरेड कुशनर, इनका तो दे आर नोन एज प्रो इजराइल, इसीलिए उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की गई है। हालांकि अमेरिकन सिस्टम में प्रो इजराइल लॉबी बहुत स्ट्रांग है, वो एस्टैब्लिशमेंट में भी है, व्हाइट हाउस में भी है, हर जगह है। तो वो तो अपनी जगह पर एक ठीक है। वो जैरेड कुशनर जो है वो उस लॉबी की नुमाइंदगी के लिए डेलीगेशन का हिस्सा होगा। साथ में अभी आपने बड़ी अहम बात की कि अमेरिका के जो अलाइज है रीजन के अंदर, अभी आपने जनूबी कोरिया का नाम ले लिया, वो उसमें भी अमेरिका जो है रिविजिट का, जिस तरह ट्रंप का जो मूड नजर आ रहा है कि जंग के अंदर बहुत सी कंट्रीज ने जो अमेरिका की उम्मीदें थी उसको वो पूरा नहीं, उतने साथ नहीं दिया। तो शायद जंग के बाद बहुत से अलाइज जो कई दहाइयों से अमेरिका के साथ मौजूद थे वो उस तरह से ना हो। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में के बाद दीगर जो पैनलिस्ट होंगे उनसे बात करते हैं।